गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं अपना पाठ 6 केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार में हम पढ़ रहे हैं सरकार का पहला अंग व्यवस्थापिका। पहले वाले वीडियो में हमने संसद के कार्य एवं शक्तियों के बारे में जाना था। संसद यानी क्या? वही व्यवस्थापिका या विधायिका, 3 नाम है इसके, अपन को पता है। तो संसद के कार्य और शक्तियाँ, और आज हमारा टॉपिक है लोकसभा की शक्तियाँ व कार्य। तो सेम ही होंगे, वो जो आपको समझ में आ जाएंगे तो ये भी आ जाएंगे, क्योंकि संसद क्या है? लोकसभा और राज्यसभा ही संसद है, तो सेम ही पॉइंट है। ठीक है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के कार्यों में थोड़ा बहुत अंतर है, इसलिए इनको अलग अलग बताया गया है। तो देखो, लोकसभा की शक्तियाँ कार्य, पहली है लोकसभा की शक्ति विधायी शक्ति। संसद की भी यही थी, आपने पढ़ा। विधायी शक्ति यानी कानून निर्माण संबंधी शक्ति, कानून से संबंधित शक्ति। तो हमने पढ़ा था कि जो है संविधान के अनुसार जो भारतीय संसद है, संघ सूची और समवर्ती सूची और कुछ विशिष्ट विषय जो है उन पर कानून बनाती है। समवर्ती सूची पर राज्य सरकार भी बना सकती है, संघ सरकार भी बना सकती है। जैसे मैंने बताया था, शिक्षा अभी समवर्ती सूची का विषय है। तो लेकिन अभी केंद्र सरकार के भी अधीन रहना पड़ रहा है स्कूल खोलने के लिए, ये सब करने के लिए राज्य सरकार अकेली फैसला नहीं ले सकती इस पे। और अगर ओनली राज्य ही सरकार का विषय होता है ये शिक्षा, तो उस राज्य सरकार भी अपने स्तर पर फैसला ले सकती थी। ठीक है। और एक है राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इस पर राज्य सूची पर भी संसद द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। विशेष परिस्थितियां वो हो जाती है कि मान लो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो रखा हो, उस राज्य का की शासन व्यवस्था जो है सही ढंग से नहीं चल रही हो, उसको कहते हैं विशेष परिस्थिति। ऐसी परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी संसदीय कानून बनाती है। फिर है विधेयक। तो विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, सूचियां भी 3 प्रकार की है जिन पर जो है लोकसभा या संसद कानून बनाती है। विधेयक भी 3 प्रकार के होते हैं, साधारण या अवित्तीय विधेयक। दूसरा, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक। और तीसरा होता है वित्त विधेयक या धन विधेयक। वित्त का मतलब राजनीति में क्या है? धन से है। ठीक है। तो 3 विधेयक होते हैं, साधारण या अवित्तीय विधेयक, दोनों नाम है उसके, पहला। दूसरा, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक। तीसरा, वित्त विधेयक। ठीक है। तो अब इन 3 विधेयक में से साधारण या अवित्तीय विधेयक और संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, रखा जा सकता है। और वित्त विधेयक जो है सिर्फ लोकसभा में ही रखा जा सकता है। तो वित्त विधेयक से वित्तीय शक्ति के मामले में लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे। ठीक है। और विधायी शक्तियों में जैसे संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक और साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है। दोनों सदनों में प्रस्तावित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। उसके बाद वो कानून बनता है। ठीक है। और विधेयक प्रस्तुत कौन करता है लोकसभा में? जो हमने पढ़ा था ना कि 543 सदस्य चुनकर आए विभिन्न क्षेत्रों से, पूरे भारत से। फिर उनमें से 15% का हमने मंत्री परिषद बनाया था, वो विधेयक पेश करते हैं लोकसभा में। वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और जब वो विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है, राज्यसभा में भी पास हो जाता है, दोनों सदनों में पास होने जरूरी है। साधारण विधेयक और संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक दोनों सदनों में पारित होने चाहिए। ठीक है। वित्त विधेयक को लेकर लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली होती है, वो हम अगले बिंदु में पढ़ेंगे। ठीक है। दोनों सदनों में पारित हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो वो विधेयक क्या बन जाता है? एक कानून बन जाता है। ठीक है। अभी न्यूज़ वगैरह देखो तो आप, किसानों के लिए सरकार विधेयक लेके आई थी। सरकार कौन है? वही मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, ये सब सरकार, इन्हीं को कहते हैं। सरकार विधेयक लेके आई थी, लेकिन लोकसभा में हंगामा हो गया, उसमें प्रस्तावित करने में चर्चाएं होती है, बहस होती है, कैसे विधेयक पास होता है वो भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है। तो ये है लोकसभा की विधायी शक्ति। और फिर वो कानून बन जाता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है दोनों सदनों में पारित होने के बाद। तो फिर उस कानून पर कार्य वापस कौन करती है? अपनी कार्यपालिका। ठीक है। देखो है, ध्यान से देखो,
संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। संविधान के द्वारा साधारण या अवित्तीय विधेयक, संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा व राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ठीक है, और दोनों सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। तो देखो, आप सूचियों पर अंडरलाइन कर लो, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। 3 तो सूचियां हैं जिन पर जो है संसद कानून बनाती है या लोकसभा कानून बनाती है। एक ही बात है। विधेयक भी 3 प्रकार के होते हैं, साधारण या अवित्तीय विधेयक, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक, और एक तीसरा आएगा वित्त विधेयक, ये वित्तीय शक्ति वित्त विधेयक। ठीक है, अब वित्त विधेयक को लेकर जो है लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। बेटा, आपके यहाँ पर प्रश्न बनेगा लोकसभा व राज्यसभा के कार्यों की तुलना कीजिए, लोकसभा व राज्यसभा के कार्यों की तुलना कीजिए। तो यहाँ हमने पढ़ा, यहाँ लोकसभा और राज्यसभा को क्या है, समान शक्तियाँ प्राप्त है। तो आप यहाँ लिख लो समान। लोकसभा और राज्यसभा इस वित्त विधेयक वित्तीय विधायी शक्ति को लेकर क्या है, समान है। दोनों को, लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त है। हम इसकी तुलना करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, स्टार बना लो, डबल चाहिए इस पे। आप हर बार बताती हूँ मैं, तो इस बार आ सकता है आपके ये। ठीक है, प्रश्न क्या होगा, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियों या कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मैंने लोकसभा राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन आपको सारणी के माध्यम से बताया था, तब भी मैंने बोला था कि इनके कार्यों का भी तुलनात्मक अध्ययन होगा। तो यही है वो। तो विधायी शक्ति को लेकर लोकसभा और राज्यसभा समान है। तो यहाँ लिख लो आप समान शक्ति। किसकी, लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्ति होती है वित्त विधेयक को लेकर। ठीक है, देखो आगे। अब आएगी आपने अपने वित्तीय शक्ति। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि वित्त विधेयक जो होता है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय शक्ति को लेकर भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को प्रदान की गई है। किसको प्रदान की गई है, लोकसभा को जो है शक्तिशाली कहा गया है। तो यहाँ लिख लो आप लोकसभा शक्तिशाली। यहाँ क्या लिखोगे आप, लो, और लो लिख के बिंदी लगा लो और से लगा लो, सभा शक्तिशाली। यहाँ वित्त विधेयक को लेकर जो है लोकसभा शक्तिशाली है। ठीक है, अब कैसे कि भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को प्रदान की गई है। कोई भी वित्त विधेयक जो होता है वो जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। पहले विधेयक आएगा, लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेगा कि ये वित्त विधेयक है, तो वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। जैसे साधारण विधेयक और संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक तो कहीं भी किए जा सकते हैं, लोकसभा में भी या राज्यसभा में भी, लेकिन वित्त विधेयक जो है लोकसभा में आएगा। लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय करेगा कि ये वित्त विधेयक ही है, और फिर वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। वहाँ पर वो पारित होगा लोकसभा में, और वहाँ पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा। भेजना तो जरूरी होता है राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा को जो है 14 दिन का समय होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा भी उस वित्त विधेयक को पारित कर दे। ठीक है, और अगर नहीं करती है 14 दिन के अंदर अंदर तो वो पारित मान लिया जाता है। ठीक है, और लोकसभा अगर उस पर कोई सुझाव दे वित्त विधेयक पर तो भी जो है, सॉरी, राज्यसभा में जब भेजा जाता है तो वो उसमें कुछ संशोधन चाहे तो भी जो है लोकसभा चाहे तो उन संशोधनों को, सुझाव को माने, न चाहे तो न माने। लोकसभा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार वित्तीय शक्ति को लेकर लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, तो देखो, लोकसभा को जो है संविधान द्वारा वित्तीय शक्ति लोकसभा को प्रदान की गई है। इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति गौण है। सिर्फ फॉर्मेलिटीज के तौर पर 14 दिन के लिए भेजा जाता है। अनुच्छेद 109 के अनुसार, ये व्यवस्था किसके अनुसार की गई है, अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है
और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उस धन विधेयक की प्राप्त तिथि के से 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक लोकसभा को लौटा देना होगा। ठीक है। लोकसभा वित्त विधेयक को कितने समय तक रख सकती है? सिर्फ 14 दिन तक। उसको लौटा दे वापस लोकसभा में। और राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव भी दे सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है। वो चाहे तो उनमें कुछ भी बदलाव न करे। इसके लिए राज्यसभा लोकसभा पर फोर्स नहीं कर सकती। ठीक है। तो कौन शक्तिशाली हुआ? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा हुई। तो आप लिख लो लोकसभा शक्तिशाली। यहाँ पर हमारे कार्य का अध्ययन करेंगे ना, उसमें बिंदु भी यही होगा, समान शक्तियाँ। लोकसभा व राज्यसभा की समान शक्तियाँ। लोकसभा अधिक शक्तिशाली, तो इसमें ये पॉइंट लिखेंगे। बड़ा हेडिंग होगा लोकसभा अधिक शक्तिशाली, तो वित्तीय शक्ति में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। और फिर होगा कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें राज्यसभा भी शक्तिशाली है, वो शक्तियाँ लोकसभा के पास नहीं है, राज्यसभा के पास है, तो उसमें वो पॉइंट लिखेंगे। ठीक है। तो इसलिए ध्यान से समझ लो आप। 3 पॉइंट होंगे। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों और कार्यों की तुलना में लोकसभा राज्यसभा की समान शक्तियाँ, लोकसभा अधिक शक्तिशाली और राज्यसभा अधिक शक्तिशाली। अब इन्हीं बिंदुओं में से अपन को लिखना है कि कौन सी तो समान शक्तियाँ हैं, कहाँ लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, कहाँ राज्यसभा। ठीक है। ये लिखते जाओ जैसे बता रही हूँ। अगला है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। यहाँ पर भी लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। कार्यपालिका पर नियंत्रण को लेकर भी लोकसभा के लिए लो और से ऐसे लिख लो, पॉइंट लगा लो। ये हो गई लोकसभा। फिर लिखो अधिक शक्तिशाली। ठीक है। किसको लेकर? कार्यपालिका पर नियंत्रण को लेकर। ये हमने पढ़ाई था कि कार्यपालिका जो बनती है, अधिकांश मंत्री लोकसभा से होते हैं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। संसद में बोलने को व्यवहार में हम कहने में हम संसद के प्रति उत्तरदायी ये कहते हैं, लेकिन व्यवहार में कौन है? लोकसभा ही अधिक शक्तिशाली है। तो देखो, भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। संसदात्मक व्यवस्था है ना, अध्यक्षात्मक और संसदात्मक व्यवस्था थी, जिसमें जो है प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। जब तक लोकसभा में विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही मंत्री अपने पद पर रह सकते हैं। किसी मंत्री के प्रति अगर अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देती है लोकसभा, तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ता है। और अगर प्रधानमंत्री के विरुद्ध हो जाए तो पूरी लोकसभा भंग हो जाती है। वैसे तो लोकसभा सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायी होती है, वो क्या नाम, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो पूरी लोकसभा एक साथ भंग हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर भी लोकसभा अधिक शक्तिशाली हुई। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति किसके पास अधिक है? लोकसभा के पास। अगला है संविधान संशोधन में से संबंधित शक्ति। तो इसमें अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, संविधान में संशोधन को लेकर दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त है। तो यानी कि संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में, तो ये समान शक्ति उसमें आ जाएगा। देखो, लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन यानी परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, ये छोटे प्रश्न अगर आते हैं तो ये सारे पूछे जाते हैं कि कौन से अनुच्छेद में जो है संविधान संशोधन का विवरण है। तो अनुच्छेद 368 में के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। अपन ने पढ़ा ना, हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों है। तो संविधान में 395 अनुच्छेद है, उनमें से कई अधिकांश अनुच्छेदों पर तो संसद अकेली ही साधारण बहुमत से ही संशोधन कर देती है। ठीक है। संसद की उसमें पढ़ा था हमने शक्तियाँ और कार्यों में। और कुछ अनुच्छेद जो है, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संसद के दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत चाहिए होते हैं, तब संशोधन होता है। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संसद के दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत आने चाहिए और आधे से अधिक जो है या आधी राज्य की विधानसभाओं के स्वीकृति भी होनी चाहिए, तब जाकर वहाँ संशोधन होता है। तो इस प्रकार हमारा संविधान कठोर और
लचीला दोनों। ये यहाँ बात कर रहे हैं हम लोकसभा की शक्ति की, तो संविधान संशोधन संबंधी शक्ति में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त है। तो ये आप यहाँ लिख लो समान। ठीक है। अगला निर्वाचक मंडल के रूप में, ये भी समान है निर्वाचक मंडल के रूप में कि लोकसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, और राज्यसभा के सदस्य भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तो निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य दोनों के समान है। देखो, लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। आप तो सीधा अपनी भाषा में लिखो कि लोकसभा के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा जो है राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करते हैं। हमने पढ़ा ना संसद में निर्वाचन संबंधी शक्ति, इसमें नहीं दिया है उपराष्ट्रपति का, लेकिन आप यही लिखोगे जो मैंने अभी बोला है। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ये अंतर भी है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो यहाँ पर भी लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्ति हुई। ठीक है, ये हो गई, ये तो हो गई आपके लोकसभा की समान शक्तियाँ। अब है राज्यसभा की कार्य और शक्तियाँ, वो भी यही होगी। राज्यसभा, देखो, शक्तियों का अध्ययन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। राज्यसभा के कार्य और शक्तियों का अध्ययन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। तो अब इजी हो गया आपके लिए। वापस वही विधायी शक्ति जो क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की समान है। साधारण विधेयक और संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो विधायी शक्ति में देखो, लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है, और वो संघ सूची संवर्ती सूची के विषयों पर जो कानून बनाए जाते हैं उसमें भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों होती है। तो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण यानी कानून बनाना संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान है। तो आप थोड़ा अवित्तीय विधेयक और संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक, यहाँ लिखा नहीं है पूरा, लेकिन आपको तो पता ही है ना कि अवित्तीय विधेयक या साधारण विधेयक और संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान की गई है। तो विधायी शक्तियों में दोनों समान है। आपको कार्यों की तुलना करोगे ना, तब ये बार बार अलग अलग 2 बार पॉइंट नहीं डालना है विधायी शक्ति, एक ही बार डालना है और दोनों को मिलाकर लिख देना है। ठीक है, ये समान होगा। तो यहाँ पर भी समान लिख लो, आप यहाँ भी लिख लो समान। ठीक। अब संविधान संशोधन की शक्ति, ये भी समान है, क्योंकि संविधान से संशोधन में से संबंधित विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, और दोनों में जो है असहमति होने पर जो है संविधान में संशोधन का प्रस्ताव भी गिर जाता है। देखो, तो ये भी समान शक्ति है, लोकसभा और राज्यसभा की ये भी क्या है, समान शक्ति है। लिख लो, संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव गिर जाएगा। अगर दोनों सदनों में असहमति है, अगर एक भी सदन में है तो भी जो है प्रस्ताव पारित नहीं होगा, और दोनों सदनों में असहमति हो गई तो फिर वो प्रस्ताव गिर ही जाएगा, संविधान में संशोधन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी जो है समान शक्ति है लोकसभा और राज्यसभा की। अब वित्तीय शक्ति हमने पढ़ा था कि वित्तीय शक्ति में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, राज्यसभा क्या है, कमजोर है। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का समय होता है, और उसमें भी वो संशोधन करे, कुछ सुझाव दे तो लोकसभा माने या ना माने कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ कमज़ोर है, यहाँ अंडरलाइन करके आप लिख लो कमज़ोर। ठीक है, लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, राज्यसभा यहाँ पर क्या है, कमज़ोर है। तो देखो, राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्ति प्राप्त है, यद्यपि इस संबंध में संविधान द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल यानी कमजोरी होता है ना, निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे, लोकसभा से स्वीकृत होने पर धन विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक
पर विचार किया जा सकेगा। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि उन प्रस्तावों को माने या न माने। जो हमने लोकसभा में पढ़ा था इसको लेकर, वित्त विधेयक को लेकर, वही बात यहाँ पर है, तो वही लिखनी है आपको, ठीक है, तुलनात्मक कार्यों में। आगे देखो, ठीक है। और राज्यसभा के अलग से कार्य आ जाए तो भी आपको यही लिखना है, लोकसभा के अलग से कार्य आ जाए तो भी आपको वही लिखना है, और तुलना करनी है तो भी वही लिखना है। अगला देखो, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, तो हमने लोकसभा में पढ़ा था कि लोकसभा अधिक शक्तिशाली है कार्यपालिका पर नियंत्रण को लेकर, तो ये क्या हो गई, ये कमजोर हो गई। देखो आगे, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, तो यहाँ आप कमजोर लिख लो, यहाँ लिखो राज्यसभा क्या है, कमजोर है, और कार्यपालिका से संबंधित शक्ति में लोकसभा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि जो है मंत्रिमंडल जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखो, संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है। और लोकसभा के प्रति क्यों होती है? क्योंकि वो लोकप्रिय सदन है, जनता द्वारा निर्वाचित सदन है लोकसभा, इसलिए। अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। इस पे अंडरलाइन कर लो। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, इस कारण जो है भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं मंत्रियों से संसद में, लेकिन वो किसी भी मंत्री पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला सकते। देखो, इसमें भी आएगा ये, राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है। इस पर भी अंडरलाइन कर लो, ये पूरा ही आएगा इसमें। उनको वो हटा नहीं सकते, हटाएंगे अविश्वास का प्रस्ताव पारित कहाँ होगा किसी भी मंत्री पर, लोकसभा में। मत तो ये भी देंगे, स्वीकृति ये भी देंगे, लेकिन प्रस्ताव पारित कहाँ होगा, लोकसभा में होगा। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण को लेकर लोकसभा अधिक शक्तिशाली है। सारणी को समझो, मैंने आपको कहा था कि सारणी आप समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। कार्यपालिका व्यवस्थापिका दोनों में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि कार्यपालिका जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा में से ही बनी है, तो वो लोकसभा के प्रति ही अधिक उत्तरदायी होती है और लोकसभा ही उस पर नियंत्रण रखती है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों को कुछ अधिकार है कि वो प्रश्न पूछ सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी मंत्री पर अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते। अब है विविध शक्तियां। विविध शक्तियों में देखो, उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त है, जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर करती है। ये शक्तियां और कार्य इस प्रकार है। देखो, उसमें भी पढ़ा था अपन ने, तो जैसे किसी पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग प्रक्रिया को लेकर शक्ति प्राप्त है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इस तरह विविध शक्तियां देखो। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, तभी वो जो है महाभियोग पारित माना जाता है। तो ये समान शक्तियां हैं लोकसभा और राज्यसभा की। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार कहाँ रखा जाएगा, राज्यसभा में ही पारित होकर लोकसभा में जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो वो पहले कहाँ चलेगा, राज्यसभा में। वहाँ भी पढ़ा था अपन ने संसद में। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए जो है उससे संबंधित महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रथम बार राज्यसभा में होगा, राज्यसभा उसको पारित कर देगी, उसके बाद वो लोकसभा में जाएगा और लोकसभा भी उसको पारित कर देगी, उसके बाद ही उसको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है।
अगला है, 1 माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पृथक पृथक अपने विशेष बहुमत से किया जाना आवश्यक है। यहाँ भी समान शक्तियाँ, विविध शक्तियाँ लोकसभा और राज्यसभा की समान है। और राष्ट्रपति जो है आपातकाल लागू कर देता है, राष्ट्रपति शासन लागू करता है तो 1 महीने के अंदर अंदर संसद से स्वीकृति लेनी होती है। तो उसके लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों जो है अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृति दे, तभी जो है राष्ट्रपति आपातकाल लागू आगे जारी रख सकता है। ठीक है, कर तो देता है वो, लेकिन 1 महीने के अंदर ऐसी विशेष परिस्थितियाँ होती है तो लागू तो कर सकता है, लेकिन 1 महीने के अंदर उसको संसद से स्वीकृति लेनी होती है। अगर संसद स्वीकृति नहीं दे तो उसको आपातकाल या राष्ट्रपति शासन हटाना होता है। ठीक है, समान शक्तियाँ, विविध शक्तियों में सारी शक्तियाँ समान है लोकसभा राज्यसभा की। अब ये है विशेष अधिकार, यहाँ पर राज्यसभा अधिक शक्तिशाली है। अगला पॉइंट होगा ना अपना कार्यों की तुलना में, राज्यसभा अधिक शक्तिशाली, तो ये विशेष अधिकार राज्यसभा के पास ही। यहाँ लिखो रा और से लिख लो, रा से का मतलब राज्यसभा अधिक शक्तिशाली, इसमें यही आएगा बस। अब देखो राज्यसभा भी भारतीय संसद का एक अंग है, तो उसको जो है 2 ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। कौन से हैं देखो, राज्यसभा को 2 ऐसे अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं जो लोकसभा के को प्राप्त नहीं है, जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करती है। इस प्रकार की शक्तियों का संबंध देश के संघीय ढांचे से है। संघीय ढांचा, संघीय जो हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का बंटवारा है, से है। राज्यसभा को राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते अग्र प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। हमने तुलना में देखा ना, लोकसभा जनता का सदन है और राज्यसभा राज्यों का सदन है। तो कौन सी है वो देखो शक्ति, पहला ये अनुच्छेद 249, आपको इसमें अनुच्छेद भी याद रखने। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और आगे देखो उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय पर, आप ये 2/3 लिखने का जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा, यहाँ तक लगाओ राज्यसभा, यहाँ से फिर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है, यहाँ से लगा लो आप। ठीक है, इसमें आपको यहाँ से लिखना है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। जैसे कोई विषय राज्य सूची में है तो उसको संघ सूची में ला सकती है। कौन? राज्यसभा। ये तो है उपस्थित और मतदान करने वाले की उस विषय को जो है राज्य सूची से संघ सूची में लाने के लिए जो है 2/3 बहुमत होना चाहिए। जैसे 245 सदस्य है ना राज्यसभा में, तो 2/3 सदस्य उसके लिए सहमत होने चाहिए। ये है इसका मतलब। ठीक है, आपको लिखना जरूरी नहीं है, आप तो ये लिखो जो अंडरलाइन करी। राज्य इसके द्वारा उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। अगर राज्यसभा इस तरह से किसी राज्य सूची के विषय को संघ सूची में ले आती है 2/3 बहुमत के प्रस्ताव से, तो फिर उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? संसद को मिल जाता है। ठीक है, एक तो ये शक्ति राज्यसभा की, किसी भी संघ राज्य सूची के विषय को संघ सूची का यानी राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ राज्यसभा के पास। अगला है संविधान के अनुच्छेद 312, इस पे भी अंडरलाइन करो। अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 याद रखोगे आप, वर्णन में लिखना जरूरी है ये। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। इसको अंडरलाइन कर लो। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा वही 2/3 बहुमत और उससे प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार संसद को दे सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी? जैसे आपके IAS, IPS, IFS, ये जो अधिकारी होते हैं ना, बड़े अधिकारी, उसके लिए जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं के पद जो है कौन प्रस्तावित करती है? राज्यसभा। तो लोकसभा के पास ये शक्ति नहीं है। तो यहाँ इन 2 पॉइंट पर राज्यसभा जो है लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है। ये बाद में जोड़े गए थे दोनों प्रस्ताव अपने संविधान में। जब राज्यसभा बहुत कमजोर पड़ रही थी ना, तो 2 विशेष शक्तियां प्रदान की गई, विशेष अधिकार राज्यसभा को
हमारे संविधान द्वारा दिए गए। ठीक है, यहाँ पर हो गई बेटा आपके व्यवस्थापिका कंप्लीट। राष्ट्रपति भी पढ़ेंगे अपन। राष्ट्रपति जो इसमें आपकी किताब में कार्यपालिका में दे दिया गया है, लेकिन अपन को तो पता है कि ये संसद का भी अंग है। तो अब हम अगले टॉपिक में राष्ट्रपति पढ़ेंगे। ये आपके लोकसभा और राज्यसभा का गठन और शक्तियाँ और संसद की शक्तियाँ, ये का टॉपिक पूरा हुआ। आप इसको सही ढंग से समझोगे और याद भी करोगे बेटा, साथ के साथ याद करते जाओ आप। ठीक है, आपका सिलेबस आ गया है, तैयारी करो अब।